हेलो गाइस, वेलकम टू IITM डी स्टार। आज हम करने जा रहे हैं पाइथन का वीक 2 के CRPA 1 2 3 करेंगे इस वाली वीडियो में, और पार्ट 2 में हम इसके 4 5 कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले CRPA 1 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये वाला भी Expand the screen, expand the screen. स्क्रीन दिख रही है। हाँ, राइट वाला जो एरो है साइड में उसे क्लिक करना है। स्क्रीन दिख रही है। हम्म। तो इसी क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन तो वही है जो सेम पहले जो हमेशा से होता ही है। हाँ, ये कोड ब्लॉक है, इसे हमें फिल करना है। हमें स्टार्टिंग के कुछ असाइनमेंट में कमेंट मिले होते हैं जिसमें हम डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं उसकी हेल्प से। और आगे कुछ जीआरपीए होंगे जिसमें हमें सिर्फ क्वेश्चन गिवन होगा, हिंट भी नहीं होगा, कमेंट्स भी नहीं होंगे, तो वहाँ पे हमें पूरा खुद ही लूप भी बनाना होगा, खुद ही सॉल्व करना होगा। और इस वाले में तो हमें दे रखा है यहाँ पे, जैसे हैश टैग करके लिख रखा है। तो आ, सबसे पहले इन्होंने कुछ वो दे रखे हैं, X1 X2 Y1 Y2 Y3, क्या इनपुट दे रखे हैं, यानी कि इसमें हम कुछ इनपुट वैल्यूज डाल सकते हैं, है ना? कुछ भी। हाँ, हम कुछ वैल्यूज इनपुट करेंगे जिसके वेरिएबल के नेम है x1 x2 y1 y2 y3 एंड z। और आपको अगर कंफ्यूजन हो आप गूगल कोलैब खोल लेना, और वहीं पे ये सारी चीज एज इट इज कॉपी कर लेना। इससे क्या होगा कि आपको आप प्रैक्टिकली भी पता चलेगा कि जब हम इनपुट लेते हैं तो वो किस तरीके से मतलब इनपुट कर रहे होते हैं वैल्यू, या आउटपुट उसका क्या आएगा। तो ये सब खुद से भी साइड बाय साइड प्रैक्टिस करना अच्छा रहेगा। मतलब वो प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, चलो अब यहाँ पे हम पहले इसका लिखने के शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कोड बोला है 9 में ना, बोला है कि स्वैप द वैल्यूज ऑफ X1 एंड X2, यानी कि हमें एक ऐसा कोड बनाना है जो कि X1 और X2 वैल्यू को स्वैप को कर दे, है ना? स्वैप कर देते है ना। तो स्वैप क्या होता है कि जैसे हम जैसे कोई एक बेंच है, वहाँ पे दो स्टूडेंट्स या मल्टीपल स्टूडेंट्स है। लेट्स से कि टू स्टूडेंट्स बैठे हैं एक बेंच पे, बट उन्हें चाहिए कि अब वो अपनी पोजीशन स्वैप कर दें। अब वो जहाँ पे बैठे थे ओरिजिनली, मतलब स्टार्टिंग में इनिशियली, अब वो वहाँ ना बैठ के कहीं और, मतलब उनके नेबर के पास बैठ जाए या उस पोजीशन पे बैठ जाए, तो उसे कहते हैं हम स्वैप। राइट, तो इसी तरीके से हमें बोले x1 और x2 की वैल्यू को स्वैप करना है। मतलब x1 और x2 की जगह पे x2 और x1 हो जाएगा, है ना। तो अगर मैं लिखना चाहूँ कि ऐसे लिखूंगा, अगर मैं X1, है ना, और हम्म। कॉमा X2, तो या अब करेक्ट। मुझे इनकी पोजीशन बदलनी है। यस, मैं उल्टा लिख दूंगा। x1 कॉमा x2 का रिवर्स x2 कॉमा टू x1। कॉमा X2, ये तो बहुत सिंपल सा कोड था। नाइस। और वेरिएबल ध्यान रखना कि जो ग्रे कोड में ना x1 x2 उसी तरीके से लिखना है। और कोई न्यू वेरिएबल हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, न्यू कीवर्ड हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और अभी तक इतना कुछ कर लिया है तो मुझे लगता है कि वीक 2 का आपको बेसिक आइडिया हो गया होगा कि डेटा टाइप क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, और कुछ फंक्शंस या कुछ कीवर्ड्स के बारे में आपको और से अलग से भी पता चल चल गया होगा अभी तक, अगर आपने ये सारी लेक्चर्स देख लिए हैं तो। तो हम डायरेक्टली सॉल्यूशन, जैसे हम बता रहे हैं, हम डायरेक्टली सॉल्यूशंस ही बताएँगे। लेकिन अगर इन केस कहीं डिफ़िकल्टी होती है, तो आप हमारे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। आप कमेंट में डायरेक्ट वो डाउट पेस्ट करें या वो जहाँ पे एरर थ्रो हो रहा है, वो पेस्ट करें, क्योंकि हम बार-बार कोड को देख नहीं पाते, या कभी-कभी होता है कि देख के भी हम मिस आउट कर जाते हैं वो चीज़ें, तो हम सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाएँगे वो। इस वजह से वो डाउट जो है, अगर कहीं पब्लिक टेस्ट केस नहीं पास हो रहा है या प्राइवेट, तो एक्सप्लिसिटली कमेंट्स में मेंशन कर देना, सो दैट वी विल बी एक्सप्लेनिंग इट इन अ प्रिसाइज वे। कंटिन्यू कंटिन्यू। सेकंड वाला करते हैं। क्या बोला है? डू अ सर्कुलर स्वैप ऑफ Y1 Y2 एंड Y3, यानी कि इनका सर्कुलर स्वैप करना है। सर्कुलर स्वैप का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, इसका मतलब वही कि Y1 की जगह कभी Y2 आ जाएगा, कभी Y2 की जगह कभी Y3 आ जाएगा, यानी कि ये मतलब अपने आप की पोजीशन एक दूसरे की चेंज करते रहेंगे, है ना? हाँ, ये तो हिंट दे दिया है। जैसे हम अगर, जैसे हमने साइंस में भी काफ़ी बहुत सारे लॉज पढ़े हैं, जिसमें अगर x1 x2 के इक्वल है, x2 x3 के इक्वल है, तो इनडायरेक्टली x1 इज इक्वल टू x3 होता है ना। तो काफ़ी जगह ऐसी इक्वेशंस हमने देखी है, और यहाँ पे हिंट ऑलरेडी मिला हुआ है, तो हमें सिर्फ वही करना है कि जैसे y1 अगर y2 के इक्वल है, y2 अगर y3 के इक्वल है, सो इट सिंपली इम्प्लाइज दैट कि y3 भी y1 के इक्वल ही होना चाहिए। राइट। सर्कुलर स्वैप की जगह हम क्या करेंगे, पहले वो वेरिएबल्स लिखेंगे जिन्हें हमें
जिनकी पोजीशन फिक्स है, मतलब y1 y2 y3 जो एज इट इज थे, और उन्हें स्वैप करके पोजीशन हमने क्या चेंज कर दी उसे हम इक्वालिटी के राइट साइड पे लिखेंगे। ये तो मैं y1 y2 और y3 लिख लेता हूँ ना, एग्जैक्टली। इक्वल टू, अब मैं जिसकी पोजीशन चेंज कर रहा हूँ, सॉरी मैंने लिखा था। y1 दो बार हो गया। अब जैसे कि मेरे को इसकी पोजीशन चेंज करनी है, किसकी, y1 की, है ना। तो y1 की जगह मैं कोई और वेरिएबल लिख लूंगा, जैसे y2 लिख सकता हूँ, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है कि y1 को हमें y2 के इक्वल लिखना है। हाँ, और और y2 को हमें y3 के इक्वल लिखना है। या तो जब मतलब सेकंड वाले में y2 लिखा था, तो उसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, y3 लिख दूंगा, है ना। करेक्ट और करेक्ट। फिर लास्ट में इसने बोला है कि y3 को हमें y1 के इक्वल लिखना है, तो फिर मैं मतलब y3 की जगह y1 लिख दूंगा। तो ये या कोड हमारा एग्जैक्टली। ऐसे कंप्लीट हो जाएगा ये वाला कोड, है राइट ना। राइट। ठीक है। तो अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, हम लिखा हुआ है क्रिएट अ न्यू वेरिएबल ए विद द वैल्यू ऑफ जेड। ये तो देखो बहुत आसान सा है ना। इन्होंने क्या बोला, एक नया ए वेरिएबल बनाओ जिसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, जेड। जेड होने चाहिए, हाँ, करेक्ट। तो इसका मतलब सिंपल सा हम कर देंगे, ए इज इक्वल टू जेड, नॉर्मल सा। ए को हम जेड के इक्वल असाइन कर देंगे। और दूसरी बात ये कि जैसे कमेंटिंग के नीचे आंसर्स लिख रहे हैं, हम उस लाइन में भी, विद इन द लाइन भी हम आंसर लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं हाँ होगी। हाँ, यहाँ पे जरूरी यहाँ पे नहीं, ना। हाँ। या एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग। ऐसा नहीं है कि हमने जैसा लिखा है सेम एज इट इज होना चाहिए, आपका जो अलग सोल्यूशन आप कर सकते हो आपको वो फॉलो करना चाहिए जो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। अब इसने क्या बोला, डिलीट दी वेरिएबल जेड। अभी अच्छा, जेड वेरिएबल को डिलीट करना है ना। तो डिलीट हाँ, डिलीट के लिए हम क्या यूज़ करते थे, कौन सा फंक्शन। डेल फंक्शन। हाँ, सो डेल। मैं बता देती हूँ कि अगर वीडियो में नहीं है तो ऐसे काफ़ी कीवर्ड हैं, जैसे स्ट्रिप फंक्शन, स्प्लिट फंक्शन, डेल फंक्शन, डॉट सॉर्ट फंक्शन, और बहुत सारे फंक्शंस हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं, कीवर्ड्स हैं जो रिजर्व्ड है हमारे पाइथन के कंपाइलर में, हमारे मतलब बैकएंड में। तो वो हमें वही उन्हीं में से लेके, उन्हीं में से कुछ वर्ड्स लेके हमें यूज़ करना है, बिकॉज हमें पता है कि हम अगर डिलीट करेंगे तो हम किसी से ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, हमें उस वेरिएबल को ही डिलीट करना पड़ेगा। इसलिए हम डेल कीवर्ड का यूज़ करेंगे। हम आगे और एक्सप्लेन करेंगे, जैसे मतलब वीक 3 4 में जाएंगे तो वहाँ पे हमें और भी फंक्शंस के बारे में पता चलेगा, है ना, जैसे स्ट्रिप, स्प्लिट और भी लूप वाले में जो होते हैं फंक्शंस। हाँ, सही कह रहे हो। ठीक है, तो इसका जेड को डिलीट करना है ना, तो डायरेक्ट कर देंगे डेल, और जेड को करना है तो जेड लिख देंगे ना। वेरी गुड, वेरी गुड, नाइस। तो बस सिंपल है, करेक्ट। ये हमारा कोड हो गया। अब इसको आप ऐसे कुड टेस्ट यू रन कर प्लीज सकते हैं। चेक, कुड यू प्लीज चेक फर्स्ट? हाँ, इसको चेक कर सकते हैं टेस्ट रन करके, कि ये सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये सारे के करेक्ट। पास हो रहे हैं, ठीक है, सही हो रहा है Yeah. ये। So we can go to our graded assignment, graded programming assignment 2. Let's move toward GRP 2. तो हमारा GRP 1 का बिल्कुल सक्सेसफुल टेस्ट केस आया था, मतलब 100% आया था। अब हम GRP 2 देखते हैं ये कैसे होगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले इसने बोला सिंगल कोट एंड अ Single डबल quotes एंड अ and a डबल double डबल quote. कोट, ठीक है। हाँ, तो इसमें थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जैसे हम जब ये काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी पार्ट है, अभी हम लिखेंगे तो समझ नहीं आएगा, लेकिन तब भी एक रफ आइडिया हो जाए कि ये हम कर क्या रहे हैं, उसके लिए बता रही हूँ कि अगर हम कोई भी सेंटेंस, कोई भी स्ट्रिंग, है ना, स्ट्रिंग वैल्यू कोई हम अपर कोट्स में लिखते हैं या जो हमें एज़ इट इज़ चाहिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में कंप्यूटेशनल थिंकिंग में भी बताया था कि हम अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर और ऐसे कैरेक्टर जो हमें एज़ इट इज़ चाहिए उसे हम स्ट्रिंग फॉर्म में लिखते हैं या अपर कोट्स के अंदर लिखते हैं, जो हमें बिल्कुल रिटर्न भी वही करे। वो इंटीजर ना हो, वो फ्लोटिंग वैल्यू ना हो, वो बूलियन डेटा टाइप ना हो, तो जो रिमेनिंग बच गया वो वही वेरिएबल रहता है। तो अब मुझे बताना था कि जैसे अगर हम कोई वेरिएबल को कुछ वैल्यू असाइन करते हैं, जैसे आउटपुट 1 को अगर हमें कुछ वैल्यू असाइन कराना है, कुछ वैल्यू देनी है, तो हम सिंगल कोट्स मतलब सिंगल अपर कोट्स से स्टार्ट करते हैं, तो वो सिंगल अपर कोट्स में ही एंड होना चाहिए। और अगर वो डबल अपर कोट्स से स्टार्ट होता है तो उसे डबल अपर कोट्स में ही एंड होना चाहिए आइडियली। बट क्योंकि इन्होंने ये बोला है कि हमें ये सेंटेंस लिखना है आउटपुट 1 में कि एक सिंगल कोट है और एक डबल कोट है, तो हमारा कंपाइलर क्या करेगा, पहले डबल कोट को देखेगा, फिर वो सिंगल कोट पे जाएगा, फिर वो कंफ्यूज हो जाता है। उसे लगता है कि मतलब ये हमें कंपाइल टाइम एरर देगा। ये एरर होगा कि ये
दिस स्ट्रिंग इज नॉट क्लोज, ठीक है, डबल अपर कोट्स क्लोज नहीं किए गए हैं, वो ओपन ही रह गए बाय डिफॉल्ट या हमारे मिस्टेक से। तो अगर हम सिंगल कोट्स लिख रहे हैं तो हमें उसको उसी तरीके से स्टार्ट करना है, मतलब ऐसे ऐसे लिखना है कि वो वहीं पे एंड हो और हमारा डेटा टाइप या हमारा सेंटेंस एज इट इज वैल्यू रिटर्न करे। सो पहले आंसर लिख लेते हैं, फिर और एक्सप्लेन हो जाएगा। कि वो क्या मैं लिखता हूँ, ठीक है, अगर मैं सिंगल कोट में लिखूंगा तो इसी में पूरा में लिखूंगा ना। तो इन्होंने लिखने बोला है क्या, ये लिखने बोला है ना, सिंगल कोट एंड डबल कोट, तो इसको या सिंपल नॉर्मल नॉर्मल लिख देंगे इसको। प्लीज राइट कैपिटल ए। सेम उसी साइड में होना चाहिए। जैसे सेम फर्स्ट सेंटेंस है ना, हमें एज इट इज लिखना है, बट रिमेंबर टू मेंशन द कोड्स प्रॉपरली, कोड्स। हाँ, उसके बाद फिर बैक सॉरी बैकस्लैश, बोल रहे बैकस्लैश। हैं, फिर एंड यहाँ पे इसके कारण ये ऐसा हो जाएगा। एक मिनट, पहले मैं अंदर वाला पूरा लिख देता हूँ, ठीक है, एंड हाँ, पहले ये लिख लो ताकि इन्हें पता चल जाए कि कंफ्यूजन कहाँ हो जाती है, गलती कहाँ हो सकती है। हाँ, यहाँ पे अब ये बोल रहा है, पर यहाँ पे आप देखो, अगर यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिखता तो यहाँ पे क्या दिक्कत हो गई है। ये कंपाइलर जो है इसको यहाँ से, इसको सोच रहा है कि यहाँ से ये जो स्ट्रिंग यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ पे एंड हो गया है, ठीक है। और हाँ, इस वाले को सेकंड स्ट्रिंग मान रहा है, ठीक है। तो अगर मतलब इसको हाँ, ऐसे लिखोगे तो वो क्या उस वाले को दिक्कत। इग्नोर कर दे रहा है एक्चुअली, बिकॉज़ फर्स्ट स्ट्रिंग तो क्लोज़ हो गई। तो हमें तो ये देख रहा है कि फर्स्ट स्ट्रिंग क्लोज़ हो गई है तो उसके बाद ये क्या देगा? कुछ वैल्यू दे ही नहीं पा रहा है। और लास्ट में फिर से हमने सिंगल कोट्स पे क्लोज़ कर दिया है। तो ये पहले बीच में ब्रेक मिल गया इसको, अब फिर ये वापस जा रहा है तो हमें मिलेगा वही कि कोड्स आर नॉट क्लोज़, इस तरीके से अलग-अलग एरर होते हैं, मुझे उतना ध्यान नहीं है अभी। तो उसमें करेंगे इससे ना, गूगल कोलैब में करेंगे तो वो आपको एरर दिख जाएगा हाँ, कि वो आपका एरर सिस्टम खराब एग्ज़ैक्टली क्लियरली आपको बता देगा। तो यहाँ पे हमें बहुत बच्चे ने क्या करा था कि मैंने देखा है उन्हें करते हुए, मुझे मैसेज भी आए थे कि उन्होंने एज़ इट इज़ जो सेंटेंस है एज़ इट इज़ लिख दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया। तो एज़ इट इज़ नहीं लिखना, आपको ध्यान रखना है। और इस वजह से ताकि हमारा कंपाइलर ये एरर शो ना करे कि हमारा जो स्ट्रिंग है या जो टेक्स्ट है वो मतलब टाइप एरर शो ना करे कि हमारा सेंटेंस यहीं क्लोज़ हो गया या बीच में ही ब्रेक हो गया या प्रॉपरली क्लोज़ ही नहीं हुआ, हम उसके लिए बैकस्लैश का यूज़ करते हैं। ताकि बैकस्लैश क्या करता है, बैकस्लैश एन लिखते हैं, उसका मतलब होता है नेक्स्ट लाइन या न्यू लाइन। बैकस्लैश टी मतलब टैब स्पेस। इसी तरीके से अगर हम बैकस्लैश लिख दें तो ये इग्नोर करेगा, मतलब ये फर्स्ट वाले सिंगल कोट्स को इग्नोर कर देगा। है। यहाँ पे जैसे मैंने बैक स्लैश लगाया, वहाँ पे अभी इसने तो कोई। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये पहले वाले सिंगल कोट पे आके रुक गया, इसका मतलब ये है कि ये सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये तभी रुकेगा जब इसको लास्ट में फिर से सिंगल कोट मिल जाएगा। आउटपुट टू देख लेते हैं कैसे होगा, ठीक है। आउटपुट वन तो हो गया। आउटपुट टू में बोला है कि अ फॉरवर्ड स्लैश एंड अ बैकवर्ड स्लैश, यानी कि फिर से हमें वही सेम लिखना है ना मैम, कि एक फॉरवर्ड हम्म। स्लैश लिखना है और एक बैकवर्ड स्लैश लिखना है, मतलब कि ये वाला सेंटेंस लिखना है पूरा। हाँ, एज इट तो इज लिखना है लेकिन कोट्स के अंदर, ये है ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहले और सिंगल हम कोट डाल देते हैं ना। हम्म तो लिखना सेम है भाई, फॉरवर्ड फॉरवर्ड स्लैश, तो यहाँ पे ये भी लगाना पड़ेगा ना स्लैश भी। यप, फॉरवर्ड स्लैश। बैकवर्ड स्लैश, एक मिनट स्लैश करेंगे, ठीक है। ये लास्ट में क्या सिंगल वो लगाया ना। और बैकवर्ड, डबल बैकवर्ड स्लैश। अब यहाँ पे आउटपुट वन जो हमने लिखा, यहाँ पे आउटपुट वन में हम इसे दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं। और जैसे हमने सिंगल कोट से क्यों स्टार्ट करा, हम डबल कोट से स्टार्ट कर सकते हैं यानी। सो यस, डेफिनेटली वी कैन स्टार्ट विद द डबल कोट्स। जो आउटपुट वन था उसमें हम डबल कोट से स्टार्ट करते और फिर सिंगल कोट रखते और लास्ट में जो डबल कोट है उसके पहले एक बैक स्लैश दे देते, तो वो उसे अवॉइड करता। बट हमने सिंपल लिखा है जिस तरीके से मेंशन था हमारा कमेंट, उसी तरीके से हमने लिखा है। सो यहाँ हाँ पे कोई मतलब, प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, और यहाँ पे सेकेंड,
यहाँ पे हम जितना सिंपल रख सके उतना सिंपल ही ठीक रहता है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत भी नहीं है। हाँ, बस ये ध्यान रखना है कि अगर हम सिंगल से स्टार्ट कर रहे हैं तो सिंगल कोट्स पे अपर भी होना सिंगल कोट्स पे ही क्लोज होना चाहिए, और डबल अपर कोट से स्टार्ट कर रहे हैं तो डबल अपर कोट्स पे क्लोज होना चाहिए। सिमिलरली फॉर द सेकेंड आउटपुट हमने फर्स्ट टाइम फॉरवर्ड स्लैश को एज इट इज रखा, क्योंकि वो एक स्पेशल कैरेक्टर में कंसिडर किया जाता है जो आप आगे पढ़ोगे। और जो बैकवर्ड स्लैश है, क्योंकि उसका मतलब ये होता है नेक्स्ट लाइन या उसको इग्नोर करना या उसको अवॉइड करना, इस वजह से हमने 2 बार बैक स्लैश लिखा, बिकॉज़ फर्स्ट वाले को ये लास्ट मतलब फर्स्ट वाले को ये इग्नोर करेगा और सेकंड वाले को एक्सेप्ट करेगा, या वाइस वर्सा, मतलब सेकंड वाले को इग्नोर करे या फर्स्ट वाले को एक्सेप्ट करे। इस जैसे वजह यहाँ से पे डबल, हाँ, हाँ, इस वजह से हमने 2 बार बैक स्लैश लगाया, बिकॉज़ इसका मतलब ये होता है कि वो मतलब उसे अवॉइड करता है या इग्नोर करता है, तो मतलब सेम एरर ना शो हो, इस वजह से हमने डबल मतलब 2 बार वी हैव यूज्ड बैकस्लैश। तो चलो अब आउटपुट 3 ये तो समझ गए होंगे ना, फिर तो अब आउटपुट 3 करते हैं ना। या राइट, आउटपुट 3 में बोला है 3 सिंगल कोट्स एंड 3 डबल कोट्स, ठीक है। दैट इज अगेन वेरी सिंपल। हाँ तो आप मतलब सिंगल कोट या डबल कोट से किसी भी शुरू कर सकते हो। मैंने आउटपुट 1 में सिंगल कोट यूज़ किया है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको डबल कोट भी यूज़ करके दिखा देता हूँ ना। ओके, तो डबल कोट से लिखेंगे तो सेम लाइन लिखनी पड़ेगी हमें, पर वही कि बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो 3 सिंगल कोट है ना। हाँ, या तो 3 सिंगल कोट्स मुझे डालने भी पड़ेंगे यहाँ पे। या 1 2 3 है ना। And स्मॉल, C डबल कोट। कंफर्मेशन के लिए यू कैन चेक ऑन द गूगल कोलैब। अब देखो यहाँ दिक्कत आ जाएगी। अब यहाँ पे एक लास्ट हम्म, पे डबल कोट है। अगर मैं यहाँ पे 3 डबल कोट ऐसे नॉर्मल डाल दूंगा ना, देखो अगर जैसे मान लो मैंने एक नॉर्मल एक डबल कोट डाल दी, एक मिनट। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है भाई मेरा, एक मिनट, हाँ ये ठीक है। ये देखो मान लो जैसे डाल दिया। 3 टाइम्स 3 टाइम्स। एक मिनट मैं वो कर रहा हूँ एक्सप्लेन। देखो जैसे मैंने ये डाल दिया ना, अब इसने पूरे इसको एक पूरा स्ट्रिंग मान लिया, ये मेरे बाहर वाले को वही नहीं कर रहा, कंसीडर ही नहीं कर रहा है और ना। ये फर्स्टली 3 कोट्स है भी नहीं, ये पहले वाले डबल कोट्स पे स्टॉप हो गया ना। तो मैंने इसको डाल दिए 3 आ, कोट। अब अभी भी एरर हो सकता है। क्या एरर हो जाएगा यहाँ पे कि ये फर्स्ट वाले को कंसीडर कर रहा है ना, हाँ, तो इसलिए मुझे पहले वो लगाना पड़ेगा यहाँ पे क्या। बैक स्लैश, जब भी हमें कुछ चीज छुपानी है तो हम स्पेशल कैरेक्टर से उसे हाइड कर सकते हैं या उसे इग्नोर करवा सकते हैं। ओके ना। करेक्ट, करेक्ट। अब ये सही से रन करेगा कि डबल कोट से स्टार्ट हुआ, डबल कोट्स पे एंड हो गया। आपको ये ब्लू कलर में दिख भी रहा होगा कि डबल कोट से स्टार्ट है, डबल कोट से एंड है, तो वो हाईलाइट है और बाकी सारे ग्रे कर दिए इन्होंने जो इन्हें इग्नोर करने हैं। तो मैं इस ऊपर वाले की तरह था। अब चलो आउटपुट 4 करते हैं। आउटपुट 4 में बोला है डबल फॉरवर्ड स्लैश एंड डबल बैकवर्ड स्लैश, ठीक है। तो लिखना स्टार्ट करते हैं। क्या बोला, डबल कॉपी पेस्ट द लाइन, जस्ट कॉपी पेस्ट। फॉरवर्ड स्लैश या स्लैश, ठीक है। और फिर से ये कौन सा स्लैश डबल है, बैकवर्ड। स्लैश फॉरवर्ड स्लैश एंड डबल बैकवर्ड स्लैश। दो स्लैश यहाँ डालने हैं ना। हाँ, 2 स्लैश डालने हैं साइड में। तो कैसे डालूंगा मैं। बैकवर्ड स्लैश। अब बात ये है कि बैकवर्ड स्लैश अगर हम डायरेक्टली लिखते तब तो ये ऑब्वियसली ग्रे पार्ट है तो मतलब ये इग्नोर कर देगा, लेकिन हमें चाहिए कि ये दिखे, तो हमें 2 बार डबल स्लैश मतलब बैकवर्ड स्लैश 2 बार और डालना पड़ेगा। है ना। ये क्या करेगा कि फर्स्ट वाले स्लैश को कंसिडर नहीं करेगा, सेकंड को करेगा, थर्ड वाले को नहीं करेगा, फिर फोर्थ को करेगा, तो उसके बीच में एक स्पेस भी मेंटेन रहेगा जो टैब स्पेस हम कहते हैं। या नहीं तो आप इसका अपोजिट समझ सकते हो कि फर्स्ट को कंसिडर करे, सेकंड को ना करे, थर्ड को कंसिडर करे, फोर्थ को ना करे। आपको जो सूटेबल जो समझ आ रहा है आप उस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। हाँ और अगर और इसके एक्सप्लेनेशन क्लियर चाहिए ना, तो आप इसको इस कोड को ना वहाँ पेस्ट करके देखना गूगल क्लाउड में। जैसे आप पेस्ट करोगे ना, और हाँ, गुड। रन जैसे रन करोगे, तो देखना ये जो इसमें यहाँ पे मैंने 4 स्लैश डाले हैं ना, इसके साथ 2 ही स्लैश आएंगे।
वो क्योंकि एक को कंसिडर नहीं करेगा, दूसरे वाले को करेगा, ऐसे करके। आप हाँ, गूगल कोलैब में तो वो क्या होता है, एआई एक्सप्लेनेशन करके भी कुछ होता है कि हाँ, अगर हमसे कोड कुछ एरर आ रहा है तो वो उसे फिक्स भी कर देता है, वहीं साइड बाय साइड वो एक्सप्लेन भी कर देता है कि ऐसा क्यों किया। वो देखो, तो जैसे यहाँ पे मैंने कुछ टेस्ट रन किया है, तो देखो यहाँ कोई एरर आ गया ना। तो इस एरर को देखते हैं, क्या एरर है ये। विच लाइन? थ्री सिंगल कोट्स एंड थ्री अपर कोट्स, हैव यू क्लोज थ्री द कोड, थ्री थ्री डबल डबल कोड। कोट्स? इट सीम्स करेक्ट, नो? हाँ, तो सही रहा, ये क्या गलत हो गई। At which line this is happening? Line number is not mentioned. बैकस्लैश यहाँ पे। के बाद हाँ इसे इरेज, ऐसे ही सेकंड वाले में भी, सेकंड अपर कोट के वाले भी इरेज, ऐसे। हम्म क्या यूज करना था। स्पेस भी काउंट कर लेता, पता नहीं क्या गलती हो रही है, फिर से गलती हो रही है। नहीं, एक सेकंड, टेस्ट रन हो रहा है। अच्छा, एक हमारा आउटपुट थ्री हाँ, गलती तो है। आप सही है, देखो। ये मैंने इस वाली वीडियो को मैं से पार्ट काटेंगे नहीं, क्योंकि ना लोगों को पता होना चाहिए ना कि क्या गलती हो सकती है। देखो, हमसे भी गलती हो गई, क्या हम्म गलती हो गई। यहाँ पे हमने एक एक्स्ट्रा स्पेस डाल दिया। अब आप देख सकते हैं, अगर आप एक एक्स्ट्रा स्पेस भी डाल देते हैं ना, तो भी पूरा कोड खराब हो जाता है। इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान से लिखना चाहिए आपको कोड, ठीक है। हाँ, वैसे तो कहने को ये इंग्लिश लैंग्वेज की तरह बहुत सिंपल और आसान है, बट एक कॉमा एक फुल स्टॉप भी गलत हुआ तो हमारा कोड गलत। तो ये वाला हमारा आउटपुट 4 पे, मतलब जीआर पे 2 भी हो गया। ये बिल्कुल सही है। जीआर पे 1 2 तो हो गया। अब चलो हम 3 को देखते हैं। 3 थोड़ा सा लंबा है, पर हो जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे। सबसे पहले इसमें कोड ब्लॉक देखा है ऊपर। हाँ, ये ग्रे वाला पार्ट प्लीज आप रीड कर लेना, क्वेश्चन रीड कर लेना, ग्रे वाला ब्लॉक अच्छे से रीड कर लेना। हमारे पास ऐसे भी बहुत सारा टाइम का कमी है, मतलब बहुत कम टाइम है समझाने के लिए, तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक बार देख लेते हैं कि हमें बेसिक इफ एल्स को, एल्स वाला नहीं है ना, सिर्फ इफ वाला है। हाँ तो फर्स्ट, हाँ सिर्फ इफ वाले ब्लॉक हमें, मतलब इफ वाले ब्लॉक्स को हमें फिल करना है, जैसे हम कंप्यूटेशनल थिंकिंग में करते थे, काफी सिमिलर है उससे, सिमिलर क्या उसी का है। और पार्ट वन में हमें कोई वर्ड दिया है, उसमें हमें टेंस वगैरह देखना है। पार्ट टू में कोई एज नंबर से रिलेटेड है, पार्ट थ्री में कोई कोड है, कलर कोड। इस तरीके से है, मॉर्निंग आफ्टरनून ये सारी सारी चीजें इन्फॉर्मेशन मेंशन्ड है, तो हम डायरेक्टली आंसर पे मूव करते हैं। सबसे पहले 25 लाइन में हमें कुछ एडिट करना है। 25 लाइन में इसने बोला है कि रिमूव द आईएनजी सफिक्स फ्रॉम द न्यू वर्ड इफ इट इज देयर। क्या बोला, कि अगर उस वर्ड में आईएनजी सफिक्स है। सफिक्स मतलब क्या सफिक्स होता है। हाँ, वही जो वही वर्ड वर्ड के एंड में एंड आते में हैं, आता है। राइट? हाँ, बोला है कि अगर आईएनजी है तो उसको रिमूव कर देना है, ठीक है। अब हमें लास्ट थ्री वर्ड्स बोले, लास्ट राइट? 3 वर्ड, हाँ, आईएनजी तो लास्ट 3 वर्ड्स ही होंगे ना। हाँ करेक्ट, तो लास्ट थ्री वर्ड हमें चेक करने के लिए इंडेक्सिंग या स्लाइसिंग का यूज करना पड़ेगा। और सो जैसे कि हमने पिछले जीआरपी में बताया था कि अगर लास्ट से शुरू करते हैं तो माइनस इंडेक्सिंग का यूज करते हैं। हाँ, नेगेटिव इंडेक्सिंग का नेगेटिव यूज वाला। करते हैं, बिकॉज उसमें हमें श्योरिटी होती है कि लास्ट थ्री तो -3 से ही स्टार्ट होना है और फिर एंड तक जाएगा। और अगर हम पॉजिटिव मतलब नॉर्मल इंडेक्सिंग से करेंगे तो थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा, बिकॉज कोई वर्ड हो सकता है कि 5 लेटर का हो, कोई वर्ड हो सकता है कि मोर देन 5 लेटर का हो। तो हमें लास्ट थ्री इंडेक्स हम श्योरिटी मतलब अश्योर नहीं कर पाएंगे कि किस इंडेक्स से एक्चुअली स्टार्ट करना है, इसलिए नेगेटिव इंडेक्सिंग ही लास्ट वर्ड को कंपेयर करने के लिए सूट करता है, अप्रोप्रिएट होता है। तो चलो कोड लिखते हैं फिर, तो शुरू सो करते हैं। सबसे इफ पहले न्यू अंडरस्कोर वर्ड, और सेम वर्ड लिखना है जैसे कि हमें ऊपर में लिखा हुआ है ना, लाइन नंबर 23 में, न्यू अंडरस्कोर वर्ड, स्पेस नहीं देना, या जैसे मेंशन्ड है उसी तरीके से, -3 कोलन, लास्ट 3 वर्ड थे तो इसलिए हमने नेगेटिव 3 लिया ना। हाँ लास्ट थ्री से स्टार्ट करा है, एंड ब्रैकेट क्लोज, देन ये हो गया यहाँ पे। वी हैव टू चेक इज दिस इक्वल टू आएंगे। आईएनजी, कि इसका सफिक्स इसका मतलब लास्ट थ्री वर्ड्स आईएनजी से एंड हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब इक्वल इक्वल क्यों लिखा? कि मतलब ये इसी के बराबर होना चाहिए ना, वो चेक कर रहा है ना इसको। हाँ असाइन। एग्जैक्टली इक्वल, अगर हम सिंपल इक्वल लिखते हैं एक इक्वल सिंबल, तो असाइनमेंट होता वो, मतलब कि वो वैल्यू हम असाइन कर रहे हैं। और डबल इक्वल्स इसलिए कि वो एग्जैक्टली उस वैल्यू की इक्वल है,
वो पूछने के लिए या वो दिखाने के लिए। हम इन फंक्शन का भी कभी-कभी यूज़ करते हैं कि क्या आईएनजी उसमें है या नहीं, बट क्योंकि ये लास्ट 3 वर्ड में चेक कर रहा है तो हम इस तरीके से इसे मेंशन कर सकते हैं। और जब भी हम कोई भी इफ ब्लॉक स्टार्ट करते हैं तो उसके राइट हैंड साइड पे हमें कोलन लिख के एंटर प्रेस करना होता है, क्योंकि अगर हम कोलन नहीं लिखेंगे तो हमारा कोड गलत हो जाएगा। तो ये तो हमने इसमें 4 टैब स्पेस या 5 टैब स्पेस का इंडेंट होना चाहिए। इंडेंट यही होता है कि एक टैब्यूलर स्पेस, मतलब एक टैब या 4 टैब, किसी में 5 टैब भी होता है तो उतना इंडेंटेशन होना चाहिए। इंडेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वली इंपॉर्टेंट लाइक अदर फंक्शंस। तो ये हो गया। अब इसमें आगे भी लिखना पड़ेगा हमें कि मतलब उसको नन हाँ, मैन्यू अभी असाइन हमने टू। चेक करा है। हाँ अब उसमें क्या बोला असाइन। है, रिमूव, राइट। अब असाइन भी तो करना पड़ेगा ना हमें उसके लिए न्यू वर्ड। तो हाँ, उसमें अब क्या हमें करना न्यू वर्ड को असाइन करना होगा। पहले तो हमने देखा कि क्या उसका सफिक्स, क्या उसके लास्ट 3 वर्ड में आईएनजी एंड, मतलब वो क्या वो आईएनजी से एंड हो रहा है या नहीं। अब हमने चेक कर लिया तो अब हमें उसे न्यू वेरिएबल असाइन भी तो करना पड़ेगा कि फर्स्ट, मतलब फर्स्ट टू लास्ट वाला कैरेक्टर रिमूविंग द लास्ट 3 कैरेक्टर, है ना, कि वहां तक में वो वर्ड जो भी है उसमें हमें आईएनजी ऐड करना है। जैसे कि इन्होंने ग्लो दिया है तो ग्लो प्लस आईएनजी तो ग्लोइंग हो जाएगा। अगर इन्होंने कोई और वर्ड दिया होता तो हम उसमें एग्जैक्टली सेम चीज करते, हम आईएनजी ऐड कर देते। है। तो अब न्यू वर्ड असाइन करेंगे, कैसे करेंगे? न्यू वर्ड इज इक्वल टू आगे। सेम न्यू वर्ड प्लस आईएनजी, बट आईएनजी क्या होगा, अपर कोट के अंदर मेंशन होगा। डोंट यूज दिस ब्रैकेट, डोंट यूज दिस ब्रैकेट। वाला को या मतलब इसको ऐसे करना है ना। या इट्स करेक्ट, बट हाँ, पहले आएगा, पहले कोलन आएगा। कोलन 3 मीन्स कि आप 0 से स्टार्ट करो और फिर लास्ट वाले 3 इंडेक्स तक जाओ, मतलब लास्ट 3 जहाँ से हमने कट करना था या चेक करना था वहां तक आप जाओ और फिर हाँ, ये अब हमारा न्यू वर्ड होगा जो कि एक्यूरेट वर्ड है। हमने उस वर्ड में से आईएनजी चेक करा, उसमें से फिर हमने रिमूव कर दिया। इसका मतलब आपको पता ही होगा कि स्टार्ट करो 0 वाले इंडेक्स से, जाओ आप -3 इंडेक्स तक, बट डू नॉट इंक्लूड द -3 वाला इंडेक्स और उसके आगे। तो ये डन, इट इज डन नाउ। अब हमें कौन सी लाइन एडिट करनी है? यहाँ पे इस वाले में 35 फिफ्थ लाइन ना। अब पार्ट 1 इज डन और नॉट। हाँ पार्ट वन डन हो गया। अब नहीं पार्ट टू नहीं, करना है। और भी होगा। ये रहा ना पार्ट वन, अब पार्ट टू शुरू हो गया ना, हैशटैग पार्ट टू इफ एल्स वेटर। रिमूव आईएनजी, ओके, हाँ हाँ हो हाँ, गया ना सॉरी वो तो। सॉरी, हाँ सॉरी सॉरी। तो अब हमें शुरू करना है पार्ट टू। पार्ट टू में बोला है क्या कि एज ग्रुप, है ना, एज ग्रुप वाला है पार्ट टू। थिंग शुड बी एडल्ट और चाइल्ड बेस्ड ऑन द एज, एज्यूम एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 इज एडल्ट। तो हमें ये क्या बोलने हैं कि अगर एज हमारा वो होगा 18 या 18 के बराबर होगा, 18 है ना, 18 से बड़ा या फिर 18 के बराबर होगा तो वो एडल्ट कहलाएगा। और अगर वो 18 से नीचे हुआ तो वो क्या होगा? वेट, चाइल्ड। वी हैव टू राइट अनदर कोड ऑल्सो। लाइन नंबर 29 में देखना है, कमेंट है ऐड द सफिक्स आईएनजी। पहले हमने रिमूव कर दिया था उस वर्ड में से, न्यू वर्ड में से, और फिर लाइन नंबर 30 के बाद हमें, मतलब या उससे पहले हमें एक नया कोड भी लिखना है, या हाँ, ये तो देखा ही नहीं मैंने, देर हो रही यहाँ है। पे लिखा होता है ऐड द सफिक्स आईएनजी टू न्यू वर्ड इफ कंटिन्यूअस टेंस इज ट्रू। ठीक है, ये देखा ही हम्म, नहीं। तो इस वाले में क्या करना है हमें? तो इधर हम लिख सकते हैं, इधर राइट द होल इफ एल्स ब्लॉक हियर, यहाँ उसके नीचे से लिखते हैं, जहाँ लिखा है ना लाइन नंबर 31 के नीचे से, लाइन नंबर 32 के नीचे से। हाँ, राइट जहाँ पे लिखा है ना, राइट द होल इफ एल्स ब्लॉक हियर, वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो इफ कॉन्टिन्यूस टेंस, या कोलन एंटर, न्यू वर्ड इक्वल न्यू वर्ड, न्यू अंडरस्कोर वर्ड इक्वल न्यू अंडरस्कोर वर्ड, जोड़ना है ना। ing plus ing, upper quotes, within the upper quotes, ing. बस आपको कुछ करना है कि वही बोलेंगे
कि अगर कंटिन्यूअस टेंस है तब उसमें हम उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, है ना। हाँ, जैसे हमने पढ़ा था बचपन में उस तरीके से। इजी टेंस होते थे कंटिन्यूअस। चलो अब करते हैं मतलब ये एज ग्रुप वाला ना। हाँ, एज ग्रुप। एज ग्रुप वाले में क्या बताया था, ये बताया था कि अगर ये वो है 18, पार्ट 2 इफ एल्स पैटर्न। हाँ, हाँ, ओके सॉरी। अगर वो 18 से बड़ा है या फिर उसके बराबर है तो वो एडल्ट कहलाएगा, और उससे हुँ, छोटा है तो वो क्या कहलाएगा, चाइल्ड कहलाएगा ना। गुड। ठीक है, तो हम लिख देते हैं सबसे पहले वही एज ना, लेस देन। 18। यप। निकाल दूं क्या, अच्छा है। Yeah, we can add. एज लेस देन 18। Please remove the 3 dots. Line number 39. क्या अब क्या करना है यहाँ पे, हाँ अगर ये ऐसा है तो एज ग्रुप को मेरे को क्या असाइन कर देना है, चाइल्ड असाइन कर देना है ना। Yeah. Age group is equal to only one equal क्योंकि हम असाइन कर रहे हैं, और चाइल्ड। तो चाइल्ड इसमें कैपिटल लिखा है सी, तो हमें उसी तरीके से लिखना है। हाँ वो अपने आप वो, अडल्ट। ठीक है चाइल्ड हाँ, ये कैपिटल। रिकमेंड कर देगा, आप टैब प्रेस करो डायरेक्ट आंसर। एंटर। एल्स। यप। एल्स रिमूव 3 dots. एज रिमूव Line करना number है, 42, line number 42, 40. है ना। अच्छा तो नीचे वाले से ना। Hmm. ठीक है। Wow. अब हाँ Age अगर, group equal तो फिर अच्छा एज ग्रुप इक्वल, adult capital A as mentioned in the question. आप इसका अपोजिट भी कर सकते हो, जैसे इन्होंने बोला है कि 18 से लेस होंगे तो चाइल्ड होंगे, और इक्वल और अबव होंगे तो एडल्ट होंगे, तो आप इसको रिवर्स मतलब उल्टे तरीके से भी लिख सकते हो कि इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 दैट मीन्स द एज ग्रुप इज इन अडल्ट ग्रुप, और एल्स फिर आप एज ग्रुप को लिख देना वही 18 से लेस में चाइल्ड। मतलब ज़रूरी नहीं है कि चाइल्ड वाला ही फर्स्ट लिखें, एडल्ट वाला सेकंड। इट इज़ अप टू अस। अब हम आगे देखें। लाइन नंबर 43 राइट होल, या यहाँ से लिखना है एप्लीकेंट टाइप स्ट्रिंग शुड बी द एज ग्रुप विद द मेंबर स्टेटस लाइक एडल्ट मेंबर, चाइल्ड, नॉन मेंबर। अच्छा, अगर वो एडल्ट है तो हमें उसे मेंशन करना है कि इट इज़ अ मेंबर, और चाइल्ड है तो हमें लिखना है इट इज़ अ नॉन मेंबर, कि वो मेंबर है या नहीं है। इसका क्वेश्चन राइट हैंड साइड पे होगा, क्वेश्चन रीड कर लेना और क्लियर हो जाएगा। स्पेलिंग कैसे करते हैं, हाँ। तो इस वाले को करते हैं ना इसमें फिर। इफ एल्स लिखना है, इफ एल्स ब्लॉक। सो इफ इज ये मेंबर, 44 से लिखूं या 44 क्या, इफ को is underscore member or member, yeah, colon presenter applicant type, yeah, first, yeah, this one is equal to age underscore group ठीक ठीक है। plus upper quote space come to, yeah, plus upper quotes member, जैसे उन्होंने कैपिटल एम लिखना है यहाँ पे, कैपिटल, या फर्स्ट वन, यस दिस इज राइट। एक्सप्लेन कर दीजिए मैम। हाँ, तो वही है जैसे यहाँ पे लिखा है एप्लीकेंट टाइप क्या होगा, कि देखो अगर इन्होंने बोला है कि एक एडल्ट मेंबर का टाइप होगा, एक चाइल्ड नॉन मेंबर का टाइप होगा। एडल्ट मेंबर वो कब होगा, जब एज ग्रुप 18 या 18 से अबव है, और 18 या 18 से बिलो है, मतलब 18 से बिलो है बेसिकली, तो वो चाइल्ड नॉन मेंबर हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे लिखा है इफ इज मेंबर, कि अगर वो मेंबर है तो आपको, मेंबर है तो मीन्स वो एडल्ट होना चाहिए, राइट। तो एप्लीकेंट टाइप क्या होगा, जो भी उसका एज ग्रुप है वो, उसमें हम एक स्पेस डाल रहे हैं कि एज ग्रुप मतलब अबव 18 या इक्वल और अबव 18 या इक्वल ग्रेटर 18 प्लस दैट इज अ मेंबर, राइट।
एल्स अब लिखना है। देखो इज मेंबर चेक कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब सिंपली ये होता है कि अगर वो मेंबर है तो आपको वो एज ग्रुप मेंशन करना है, मींस वो एडल्ट है। और अगर वो मेंबर नहीं है तो आपको क्या करना है, नॉन मेंबर लिखना है। बेसिकली चाइल्ड को नॉन मेंबर बनाना है और अडल्ट्स को मेंबर बनाना है। सो प्रेस एंटर, राइट एल्स, कम, लिख के तो एप्लीकेंट टाइप फिर अगर वो या मेंबर नहीं है तो एग्जैक्टली सेम लिखना है। मेंबर नहीं है तो उसके लिए चाइल्ड है मतलब, है ना। नॉन मेंबर मतलब वही हुआ ना कि जो चाइल्ड हुआ, तो सिंपल हमें नॉन मेंबर लिख देना है जब हमने मेंबर लिखा था। बाकी कोड विल बी सेम। कम टू द लेवल ऑफ इफ, प्रेस एंटर। इफ वाले साइड से एल्स लिखना है और कोलन, प्रेस एंटर। मुझे दिख नहीं रहा है कुछ भी, और स्क्रीन दिख रहा है बट फ्रीज हो गया। हाँ अब दिख रहा है। उस टाइम वही मैं सोच रही थी कि कुछ दिख रहा है कि नहीं। करेक्ट करेक्ट, नाइस नाइस। पार्ट 3, इफ एलिफ एल्स। पहले हमने इफ ब्लॉक स्टार्ट करा जिसमें सिर्फ 2 लाइन का कोड था। फिर हमने इफ एल्स सीखा जिसमें एक कंडीशन ट्रू होती थी तो हम उसे एग्जीक्यूट करते थे, अदरवाइज हम दूसरे वाली कंडीशन को चेक करते थे। अब इसमें इफ एलिफ एल्स है कि फर्स्ट वाला चेक होगा, अदरवाइज सेकेंड एलिफ, अदरवाइज थर्ड एलिफ, इसी तरीके से, और लास्ट में एल्स ब्लॉक। ये कलर कोड वाला है। तो पार्ट 1 हमारा था किस पे, वर्ड के बेसिस पे। पार्ट 2 हमारा था नंबर्स के बेसिस पे, 18 से लेस या ग्रेटर। और पार्ट 3 हमारा कलर कोड। हम्म based on the value of color code. Assign the color value in lowercase and black if color code is none of R, B, and C. बेसिकली कि कलर कोड हमें असाइन करना है कि कौन सा कलर कोड कौन सी वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर वो वैल्यू मतलब कैपिटल आर, कैपिटल बी, कैपिटल जी से स्टार्ट होती है तो हमें उस वैल्यू को उस कलर के इक्वल लिख देना है। मतलब अगर कलर कोड हमारा कैपिटल आर है तो हमें कलर को रेड बता देना है। अगर हमारा कलर कोड ग्रीन के इक्वल है कैपिटल जी के तो हमें उसे ग्रीन बताना है। और अगर इन सब में से कोई भी नहीं है तो हमें एल्स मतलब लास्ट वाले ब्लॉक में हमें क्या लिख देना, सिंपली कलर जो है हमारा ब्लैक। अगर आर बी जी, कैपिटल आर, कैपिटल जी, कैपिटल बी में से कोई भी नहीं है तो बेसिकली वो कलर हो जाएगा ब्लैक के इक्वल असाइन। So simple code it is. We can write color code, color underscore code is equal to, because we are checking exactly is it exactly equal to R. We are not assigning, we are just checking. So capital R colon and then press enter. Thus, Color will be equal to the second one. Color equal to upper quotes, double upper quotes red or single upper quotes as per the choice. वाला भी हो गया। एलिफ। अब बोला है कि अगर वो कलर कोड कैपिटल आर से स्टार्ट होगा तो हम क्या करेंगे, हम उसे रेड स्मॉल आर ई डी कर देंगे, लोअर केस में कर देंगे। अगर वो कलर कोड जी से स्टार्ट होगा सो कलर कोड कलर अंडरस्कोर कोड सेकेंड वन ग्रीन कर देंगे। इक्वल अपर कोड जी, जी कैपिटल जी। ठीक है। यप। और कलर को फिर रिमूव ग्रीन। थ्री डॉट, रिमूव द थ्री डॉट। यहाँ पे मैं लाइन नंबर 56। ना लिखेंगे कलर कोड नहीं ना, सिर्फ कलर। सिर्फ जो कलर है वो किसके इक्वल हो जाएगा। Can you come to the level of 54 at the end सिर्फ वो है कि and then press enter? Check the tab space. I'm confused. Is the tab space correct or not? No, no, no. It's incorrect. See, इसको फिर लगे capital G, colon, ठीक है। color equal to, तीन ना hmm,
Second one, टू थ्री। within the upper quotes. Done. ये ग्रीन क्यों आ जाए? हाँ, ये एंटर प्रेस करते हैं ना तो हो जाता है ऐसा, तो इसलिए हमें खुद ही कर्सर मूव करना पड़ेगा. कम टू लाइन नंबर 56 LF. अब हमने रेड और ग्रीन के लिए चेक कर लिया, अब हमें ब्लू के लिए चेक करना है. सो व्हाट वी हैव टू राइट? ब्लू यानी कलर कोड इज इक्वल टू बी। करेक्ट. कोड इक्वल इक्वल टू कैपिटल B. सर। Remove the three dots. ठीक है। कलर क्या हो जाएगा अगर कैपिटल B है तो? ब्लू. Within the upper quotes. स्मॉल ब्लू. लोअर केस में बोला है ना, क्वेश्चन में लोअर केस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए अच्छा है कि हम पहले से इट इज अ गुड प्रैक्टिस कि हम लोअर केस में ही लिख लें या लोअर केस में कन्वर्ट कर लें. एल्स अगर ये इन तीनों में से RBG रेड ब्लू ग्रीन में से कोई भी नहीं है, सो व्हाट कलर वुड इट बी? ब्लैक. सो कलर विल बी असाइंड टू राइट. नाइस. लाइन नंबर 61 क्या है? इज टाइम वैलिड. क्या टाइम वैलिड है या नहीं? तो ये ग्रे वाले कोड ब्लॉक में दे रखा है मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट. यहाँ से पढ़ के समझ आ जाएगा कि हम कब से टाइम को स्टार्ट कर रहे हैं. मॉर्निंग का टाइम क्या होगा? 6 AM टू 12 PM. आफ्टरनून क्या होगा? 12 PM से 6 PM. ये सारी चीजें मेंशन्ड है. हम डायरेक्टली कमेंट्स रीड करते हैं इसके और फिर आंसर्स लिखते हैं. टू इफ टाइम इज वैलिड बूलियन वैल्यू मिलेगी ट्रू अगर टाइम वैलिड होगा. शुड बी रेंजिंग फ्रॉम 1 to 12 बोथ इंक्लूडिंग, है ना? बोथ इंक्लूडिंग. हाँ, क्योंकि टाइम 1 से स्टार्ट होके 12 तक जाएगा. मीन्स कि तो 1 मीन्स 12 आवर्स का स्लॉट होता है ना कि. तो वही हमने अभी देखा ये वाला कि रेंज वाला ना। टाइम, हाँ, टाइम वैलिड है कि नहीं. तो 12 आवर का स्लॉट होगा राइट, क्योंकि 24 घंटे होते हैं तो उसमें से 12 घंटे होगा मतलब फर्स्ट स्लॉट में और बाकी दोनों इंक्लूडिंग होगा, है ना. क्योंकि 0 AM से 12 PM भी होता है और फिर 1 PM से 12 PM भी होता है राइट. आई मीन नॉट 12, 11:59 PM तक. तो दोनों इंक्लूड करना है तो हमें इस टाइम वैलिड वेरिएबल में इंक्लूड करना पड़ेगा 0 से लेके 12 तक. 0 is less than, I mean greater, हाँ, int. इधर होना चाहिए ना ये। यप. मतलब जो भी हमारा टाइम हमने इनपुट करा है वो वैलिड होना चाहिए अगर उसमें 0 भी इंक्लूड हो और 12 भी इंक्लूड हो. नाउ व्हाई वी आर इंक्लूडिंग 0? बिकॉज समटाइम्स कहीं भी कभी हमारे वॉच में 1 की जगह पे, आई मीन 12 जो होता है ना, जैसे 12 होते हैं 11:59 PM के बाद जो 12 वाला आवर स्टार्ट हो जाता है, कंप्लीट होने वाला होता है, तो उस टाइम वो 0 लिख देता है ना. वो एग्जैक्टली 0 मिनट्स 0 हाँ हाँ। करके 10 मिनट्स इस तरीके से लिखता है, वो पूरा पूरा नहीं लिखता है, इसलिए हमें 0 से टाइम स्टार्ट करना है यहाँ पे. तो हम करते हैं इसको टाइम, है ना? और टाइम कोलन 2 स्क्वायर ब्रैकेट में. अब हम कोलन 2 क्यों लिख रहे हैं? यहाँ पे जो ग्रे कोड ब्लैक, नॉट ब्लैक, ग्रे कोड ब्लॉक जो है वहाँ पे लिखा हुआ है कि टाइम वाला कौन से इंडेक्स पे है? 0 1 2, है टू ना. पे, हाँ। मतलब स्टार्टिंग 0 से स्टार्ट करो 2 तक जाओ बट डू नॉट इंक्लूड. और ये 12 से छोटा होना चाहिए तो लेस देन इक्वल टू। हाँ, लेस देन इक्वल टू 12. कुड यू प्लीज कम शो मी द ग्रे कोड ब्लॉक. लाइन नंबर कहाँ पे? लाइन नंबर, टाइम जो लिखा हाँ, है ना। 13. टाइम जो लिखा 13। है 2 PM राइट. तो 0 इंडेक्स पे है 0, 1 इंडेक्स पे है 2 और फिर स्पेस है. तो मतलब क्या हुआ कि स्टार्ट करो 0 इंडेक्स से, गो टिल 2 बट डू नॉट इंक्लूड 2. मतलब 0 और 2 यही बेसिकली टाइम है, 2 डिजिट का लिखा हुआ, तो हमें वही लिखना है, हमें पूरा पूरा नहीं लिखना है. इसलिए हमने ब्रैकेट कोलन -2, सॉरी,
कोलन 2 तक कोलन 2 लिखा लिखा है, हाँ। कि 2 तक जाओ और 2 वाले इंडेक्स को इंक्लूड मत करो। इसका मतलब यही होता है स्टार्ट एंड एंड। ठीक है, तो अब इसको, अब ये किसी भी, ये 12 से छोटा है, फिर इसके बराबर बोला है ना उन्होंने। राइट। 12 लेस देन इक्वल टू 12। से छोटा है, दोनों वैल्यूज इंक्लूड हो गई। दोनों। लाइन नंबर 63 में दे रखा है टाइम इन आवर्स। अब कितने आवर्स स्पेंड कर दिए हमने, ये भी टाइम यहाँ पे लिखा है, मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग स्टार्ट इंक्लूडिंग, ये सारी चीजें ऊपर दे रखी है। तो हम डायरेक्टली आंसर लिख लेते हैं अब जल्दी से, बिकॉज माई लैपटॉप इज नॉट चार्ज राइट नाउ, सो वी कैन राइट इन small bracket. Yeah, you're going good. टाइम। You can write I will explain. ओके ओके, टाइम। आप एक्सप्लेन करते हैं ना, ठीक है, फिर मैं लिखते जाता हूँ। Yeah. गलती है तो मैम बता देना, आप चेक करते रहना। Mm-hmm. That is why we make videos. और ये लास्ट को Asterisk 12. टिक तो। हाँ, अब मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ जल्दी से। टाइम इन आवर्स, अब देखो हमने ये बचपन में सॉल्व करा था क्वेश्चन की, अगर हमें पता है कि 24 मतलब एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, लेकिन अगर हमें कैलकुलेट करना होता है लाइक मतलब 24 आवर्स या 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो 5 मिनट्स में कितने आवर्स होंगे, मतलब हम छोटी वैल्यू को, स्मॉलर वैल्यू को बड़े डिमेंशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट, हाँ कि हम देख रहे हैं कि कितने आवर्स हैं। तो बेसिकली जो हमारे फर्स्ट 2 कैरेक्टर थे जो हमने इस टाइम वैलिड से निकाले, राइट, 61 लाइन में हमने लिखा है कि फर्स्ट 0 से स्टार्ट करो, गो टिल सेकेंड इंडेक्स और डू नॉट इंक्लूड सेकेंड, मतलब पहले 2 कैरेक्टर हमें लिखने थे। तो आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें पहले तो बेसिकली इंटीजर चाहिए होगा, बिकॉज आवर्स जो है वो मतलब फ्लोटिंग वैल्यू भी होती है, बट मिनट्स हम ऐसे नहीं कर सकते कि हम ऐसे लिखे 12.5 आवर्स। आई मीन ये एक्सेप्टेबल है हमारे लैंग्वेज में, बट पाइथन के लिए इसे हमें प्रॉपरली लिखना पड़ेगा। तो हमने टाइम का जो इस टाइम वैलिड वाला था, हमने सेम वही ब्रैकेट में सेम वही वैल्यू लिखी है, बिकॉज ये फर्स्ट 2 डिजिट जो थे हमारे वो टाइम को इंडिकेट करते थे। मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या करता था, रिमाइंडर वैल्यू देता था। जैसे हमने लास्ट टाइम, मुझे याद है कि हम वीक 1 का कुछ सॉल्व कर रहे थे, जहाँ पे हम रिमेनिंग वैल्यू फाइंड कर रहे होते थे। तो वैसे ही अगर हमें फाइंड करना है कि 5 आवर्स में मतलब 5 मिनट्स में कितने आवर्स हैं या 5 आवर्स में कितने डे है, तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से कन्वर्जन होगा। ये सारा मैं अभी नहीं एक्सप्लेन करूंगी, ये हम आगे आने वाले वीडियोस में कवर कर लेंगे। तो जल्दी से बता देती हूँ, हमने मॉड्यूलो 12 यूज करा है क्योंकि हमने जो रेंज दी थी वो 0 to 12 दी थी। तो बेसिकली इसमें पूरा कंप्लीट 12 आवर्स का स्लॉट होगा, और वो उसको उसका जो भी रिमाइंडर है ना, जैसे 5 रिमाइंडर है मीन्स कि इतने आवर्स हो गए हैं और इतने मिनट्स रिमेनिंग है, इस तरीके से लिखा। फिर प्लस हमने कर दिया, फॉर्मेट हमने ये जो लाइन है ना इसमें लिखा हुआ है कि हमें एक ही एक्सप्रेशन, सिंगल एक्सप्रेशन बनाना है। हम चाहें तो इसमें 2 एक्सप्रेशन में भी लिख सकते हैं कि पहला एक्सप्रेशन फर्स्ट वैल्यू होगी और फिर कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं दूसरी वैल्यू को, लेकिन यहाँ पे सिंगल एक्सप्रेशन बोला था तो हम एक ही साथ लिख देते हैं। तो हमने लिख दिया प्लस, और फिर टाइम -2 इंडेक्स, मतलब -2 इंडेक्स क्या कर रहा होगा, उसका टाइम जैसे टाइम था पीएम है या एएम, है ना, 12 आवर्स का स्लॉट जो मैंने बोले कि एएम भी होता है और पीएम भी होता है। तो हमें उसे देखना था कि वो पीएम है या नहीं, और फिर हमें उसे 12 से मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज यहाँ पे 12 हमने रिमाइंडर देखा और हमने उसे आवर्स चेक कर लिया। अब जो बाकी बच गए वो बाकी वाले पीएम टू एएम, एएम टू पीएम में जो कन्वर्जन हो रहा होगा उसे उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, इस वजह से हमने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ 24 से मल्टीप्लाई नहीं किया, क्यों नहीं किया, इसका रीज़न चाहिए आपको तो आप प्लीज़ कमेंट कर देना, हम बता देंगे। हाँ, वैसे जब वीक एक्सप्लेनेशन वीडियो हम डालेंगे इसकी, तो उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे कि क्या क्या है।
इसका यूज़ कैसे करना है ना। ठीक है, हाँ। तो अब अगला चलते हैं, नेक्स्ट कोड लिखते हैं। नेक्स्ट कोड में क्या बोला है कि टाइम ऑफ डे बोला है ना। थिंग हाँ, should have the time of day as morning etc. use invalid if not within the expectable range। तो ये सेम वही कोड ब्लॉक में दे रखा है ग्रे वाले में कि मॉर्निंग का टाइम क्या है, इवनिंग का टाइम क्या है, नाइट का टाइम क्या है, ये सारा बता रखा है। अगर 12 पीएम से 6 पीएम होगा मॉर्निंग इस तरीके से, सॉरी आफ्टरनून, जो भी दे रखा है उसमें, है ना। और इनवैलिड होगा अगर ये इस रेंज के बाहर हो। सो वी तो कैन राइट। कोड लिखते हैं सीधा, है ना। तो हाँ। स्टार्ट करेंगे किससे, इफ सो से। इफ नॉट, नॉट वेरिएबल हम यूज कर, नॉट कीवर्ड है, ये तब यूज करते हैं कि अगर वो चीज उसका मेंबर ना हो या उसका पार्ट ना हो या उसमें वो वैल्यू प्रेजेंट ना हो, प्रेजेंट ना हो। सो इफ नॉट इज टाइम वैलिड। हम ये पहले ही चेक कर लेते हैं कि अगर टाइम वैलिड नहीं है, अगर ये इस वाले रेंज में नहीं आ रही है, लाई नहीं कर रही, तो पहले ही टाइम ऑफ द डे को हमें इनवैलिड सेट कर देना है, ताकि हम नेक्स्ट टाइम अगर जो हम टाइम एंटर करें तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू बताए। बिकॉज अगर हम गलत टाइम एंटर करेंगे, इनवैलिड टाइम एंटर करेंगे, तो वो हमें आउटपुट क्या देगा, कुछ भी नहीं देगा, तो उसका कोई मतलब पर्पस नहीं रहेगा फिर। इस वजह से हमने पहले ही उसे इनवैलिड लिख दिया है, उसके बाद हम बाकी की चीज़ें लिख देते हैं। सो यू कैन राइट इट। अगर लिखते हैं उसके बाद ये टाइम इज टाइम वैलिड, उसके बाद लिखेंगे टाइम ऑफ डे ना। 14% remaining. We can हो जाएगा। reverse 14%. Okay, so we have to write invalid time of day, invalid capital I first, हाँ first one. ठीक है, और Present come to the level of if, हाँ elif 0 less than equal to time in hours, हाँ you can write time underscore in hours first वाला, हाँ लेस देन 6 गाइस, यहाँ पे लेस देन 6, लेस देन 12, लेस देन 18 एंड 12 24 क्यों लिखा है, ये ऊपर इसका लिखा हुआ है। रीजन हम आपको, हाँ ग्रे कोड ब्लॉक में मेंशन है। आप टेस्ट केसेस भी चेक कर सकते हो कि हमने इनपुट क्या किया और हमें एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या था हमारा। अब उसके हिसाब से कोड लिखते रहता हूँ ना कि अच्छा ये जो इसका ये है तो क्या हो जाएगा कि टाइम ऑफ द डे वी हैव टू मेंशन। टाइम ऑफ द डे लिखना पड़ेगा। तो ये एक बार इसमें इसी में चेक कर लेते हैं ना। हाँ, टाइम ऑफ द डे लेस देन 6 होगा तो क्या हुआ, नाइट, नाइट है ना, ऊपर लिखा हुआ है वो। जब आपका लैपटॉप ऑफ हो गया है, उनका चार्ज खत्म हो गया, तो इसका मैं आगे कोड आपको लिख के दिखा देता हूँ और जल्दी से मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। पहले हम लिख लेंगे क्या, पहले मैंने ऊपर वाले का लिख लिया कि वो 0 से 6 के बीच है तो क्या होगा, नाइट होगा, ठीक है। अब मैं लिखूंगा क्या कि 6 से 12 के बीच वाला, ऊपर ऊपर लिखा हुआ है वहाँ पे, ठीक है। तो अगर 6 से 12 हुआ तो 6 लेस देन इक्वल टू 12, 6 लेस देन इक्वल टू टाइम, किसके बीच में होगा, 12 से कम ना, तो 12 से हम कम लिख लेंगे, कॉलन लगा देंगे। तब हमारा टाइम ऑफ डे क्या होगा, तब हमारा टाइम ऑफ डे बराबर हो जाएगा इसके मॉर्निंग के, क्योंकि सुबह की बात हो रही है ना, मॉर्निंग, ठीक है। कॉलन लिखा ही नहीं मैंने। छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है, अगर ये सब मिस्टेक होंगी तो ज़्यादा दिक्कत वाली हो सकती है, इसलिए आप थोड़ा सा इसको ध्यान ध्यान से लिखना करेंगे, ठीक है। तो ये वाला हो गया। अब हम देखते हैं अगला वाला एलिफ देखते हैं। एलिफ कितना, 0 से 6 हो गया, 6 से 12 हो गया। अब 12 से 18, ठीक है। 12 लेस देन इक्वल टू टाइम इन आवर्स, ठीक है। ये लेस देन 18 ना, 6 क्योंकि 12 से 18 वाला रहेगा। फिर हम कॉलन, टाइम ऑफ द डे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें क्या बोला है कि 12 से 18 के बीच में क्या होता है आप लोगों को पता ही है। 12 से 18 के बीच होता है आफ्टरनून, वैसे ऊपर लिखा भी है, अगर उसके हिसाब से आप देख लेना जो है कोड जो आप लिखा हुआ है, कोड लगाना, ठीक है। उसके बाद लास्ट अपना 12 से 18 हो गया, और लास्ट क्या रह गया, 18 से 24 रह गया, तो वो भी लिख देता हूँ मैं जल्दी से।
15, 15, 10 इक्वल टू 9, कहाँ तक 24 तक ना। 4, तो ये तो सीधी सी बात है, क्या हो रहा होगा। बात हो रही होगी तो क्या हो रहा है। सॉरी नाइट नहीं, नाइट तो ऊपर में लिख दी कि evening हो रही थी, शाम का टाइम होता है ना। तो ये हमारा कोड पूरा हो गया, ठीक है। आई होप ये आप समझ चुके होंगे कि ये मैंने किस हिसाब से लिखा है। मैंने पूरा का पूरा इस बेसिस पे लिखा है। उन्होंने जैसा बोला ना, 6 से 12 AM के बीच मॉर्निंग था, 12 से 6 आफ्टरनून था, ठीक है। ठीक है, बाकी आप देख लेना, अगर मैं उसको टेस्ट सेंड करूँगा तो पूरा टेस्ट के आ जाएगा, ठीक है। इस वीडियो में हमने GR पे 1 2 3 कर लिया। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बाकी के GR पे करेंगे, यानी 4 और 5। नेक्स्ट वीडियो इसके 1 2 घंटे बाद ही अपलोड हो जाएगी।